नमस्कार दोस्तों, ज्ञानंदा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिजिकल एजुकेशन में बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो टॉपिक होगा हमारा आसन। आसन और आसन विकृतियों के बारे में अपन आज इस टॉपिक में बात करेंगे कि आसन और आसन विकृतियाँ फिजिकल एजुकेशन में किस प्रकार से इनका योगदान होता है। सबसे पहले अगर हम आसन के बारे में जानते हैं कि आसन होता क्या है, तो आसन की अगर हम परिभाषा देखें तो यह एक शारीरिक शिक्षक के लिए यांत्रिक दृढ़ता, मांसपेशियों के संतुलन और न्यूरोमस्कुलर समन्वय, गति संवेदना का एक उपाय होता है आसन। आसन की परिभाषाओं की बात करते हैं तो कौन कौन से वैज्ञानिक ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी। सबसे पहला वैज्ञानिक आता है जे.एफ. विलियम्स। जे.एफ. विलियम्स की अगर हम बात करते हैं तो जे.एफ. विलियम्स ने क्या कहा कि स्वच्छता, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति अच्छे पोस्चर यानी कि आसन ही होती है। फिर बाद में आते हैं मैथनी, और मैथनी ने क्या कहा कि सबसे अच्छा आसन वह है जो पेशियों पर कम से कम तनाव और अधिकतम संतुलन की स्थिति हो। आसन एक व्यक्तिगत अवधारणा है। यह बात किसने कही थी? मैथनी ने कही थी। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, और यह इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या कह रहा है कि अच्छा पोस्चर व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसे व्यक्तित्व का सूचक भी कहा जाता है, और कुर्सी पर बैठने से कमर पर सबसे ज़्यादा दबाव होता है। ये आसन हो जाता है। अब खराब आसन के कारण देखते हैं। तो खराब आसन के कारणों को अपन दो भागों में विभाजित करते हैं। एक भाग आता है जन्मजात कॉन्जेनेंटल, जो कि आनुवंशिक कारक व जन्म के समय मौजूद विकृतियाँ होती हैं। दूसरा कारक आता है एक्वायर्ड, अभिग्रहित होता है, जो किसी एक्सीडेंट या बीमारी या गलत आदतों की वजह से होने वाली विकृति है। अन्य कारणों की अगर हम बात करते हैं तो अन्य कारणों में एक तो चोट आ जाती है। चोट लगने से क्या होता है कि दुर्घटनाओं और खेल के दौरान गंभीर चोटें लग जाती हैं, जिससे भी हमारे शरीर का आसन बिगड़ जाता है। और एक होता है बीमारी, डिजीज में अपन देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे रिकेट्स, तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस आदि, इनके दौरान भी आसन में वक्रता विकृति आ जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कुछ कारक दिए गए हैं जो आसन को प्रभावित करते हैं। इन कारकों में देखते हैं तो सबसे पहला कारक आता है आदत। आदत की अगर हम बात करते हैं तो आदत में हो जाएगा गलत तरीके से बैठने और खड़े होने की आदत हो जाएगी। दूसरा आती है वीकनेस यानी कि कमजोरी। कमजोरी में अपन देखते हैं कि मांसपेशियों का कमजोर होना और शारीरिक कमजोरी, ये क्या करती है? हमारी आसन में विकृतियाँ उत्पन्न करती हैं। एक आते हैं हेरिडिटी, आनुवांशिकी की अगर हम बात करते हैं तो माता पिता में मिलने वाले जेनेटिक लक्षणों की वजह से भी आसन में विकृतियाँ हो जाती हैं। एक आती है इम्प्रॉपर क्लोथिंग यानी कि कपड़ों का सही नहीं पहनना, या बहुत अधिक तंग कपड़े या गलत मौजों का चयन भी आसन को बिगाड़ता है। फिर आता है पोषण की कमी। पोषण की कमी में संतुलन आहार की कमी हो जाएगी, विशेषकर विटामिन डी व कैल्शियम की कमी हमारे आसन की में विकृतियाँ उत्पन्न करती है। नेक्स्ट अगर हमारे बात करते हैं थकान और व्यवसाय की अगर हम बात करते हैं, और थकान और व्यवसाय से भी हमारी आसन विकृतियाँ बिगड़ जाती हैं। जैसे हमारे पास हो जाएगा लंबी अवधि की थकान या एक ही पोजीशन में लगातार करने वाला व्यवसाय हो गया। और शारीरिक निष्क्रियता में क्या हो जाती है? शारीरिक निष्क्रियता में शारीरिक गतिविधियों की कमी और खेलकूद का अभाव और मोटापा, ये हमारी आसन में विकृतियाँ उत्पन्न करता है। अगर अब नेक्स्ट बात करते हैं रीढ़ की हड्डी या कमर की विकृतियों की अगर हम बात करते हैं, तो रीढ़ की हड्डी व कमर की विकृतियों में मानव मेरुदंड छोटी छोटी हड्डियों या कशेरुकाओं से बनी होती हैं, जो डिस्क के ऊपर एक खड़ी होती हैं। एक स्वस्थ रीढ़ में क्या होते हैं? 4 प्राकृतिक वक्र पाए जाते हैं, और ये 4 प्राकृतिक वक्र कौन कौन से होते हैं? स्वाइकल हो जाएगा, थोरेसिक हो जाएगा, लंबर हो जाएगा और सेक्रल वक्रता हो जाएंगी। और ये वक्र है ना, वो शरीर की गति और गुरुत्वाकर्षण के तनाव को अवशोषित करने में मदद करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं काइपोसिस। काइपोसिस होता है ना, वो कुबड़ापन या राउंड बैक या हंच बैक की अगर हम बात करते हैं तो इसके उपनाम क्या क्या हो गए? इसके उपनाम हो जाएगा कुबड़ापन, राउंड बैक और हंच बैक, ये काइपोसिस के उपनाम होते हैं। काइपोसिस में अपन देखते हैं तो यह एक तो क्या होता है, पीठ के ऊपरी हिस्से को का बाहर की तरफ निकलना काइपोसिस होता है। इसमें हड्डियों में सामान्य घुमाव कितना हो जाएगा? घुमाव सीमा हो जाएगी 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में होती है, और अत्यधिक वक्रित होकर यह कौन सी सी आकृति बना लेता है, जिसे हम काइपोसिस कहते हैं। इसके निदान में की बात करें तो अक्सरे पर कम से कम 50 डिग्री का वक्र दिखाई देता है।
एक अब इसमें काइपोसिस से एक रोग होता है सूर्यमन रोग, जो किशोरों में होने वाली कुब्जता है। एक रोग होता है गिब्स विकृति, और गिब्स विकृति संरचनात्मक काइपोसिस का एक रूप है जो अक्सर तपेदिक का परिणाम है। हाइपर काइपोसिस की अगर हम बात करते हैं तो रीढ़ की हड्डी की गंभीरता का आगे की ओर वक्रता, जहाँ वक्र 45 डिग्री या 50 डिग्री से अधिक हो जाता है। प्रभाव की बात करते हैं तो काइपोसिस है ना, वो सांस की तकलीफ और श्वसन प्रणाली से संबंधित समस्याएं, पीठ दर्द और बेचैनी को में प्रभाव उत्पन्न करता है। अब काइपोसिस के उपचार के लिए एक तो चक्रासन हो जाएगा, भुजंगासन हो जाएगा और धनुरासन, ये व्यायाम किया जाता है। फिर उसके बाद में आता है लोडोसिस। लोडोसिस को अपन कहते हैं अस्थि वक्रता या होलोबैक या स्वेबैक या सिडलबैक हो जाएगा। अब हम इसके लक्षण देखते हैं। तो इसमें लोडोसिस में क्या होता है, लंबर रीजन यानी कि निचली हड्डी, रीढ़ की हड्डियों का आगे की तरफ बढ़ना, यानी कि पेल्विक बोन में आगे की तरफ टिल्ट हो जाती है, वो होता है लोडोसिस। मुख्य कारण होता है इसका मोटापा, इस सपाट पद और की उपस्थिति और पेट की मांसपेशियों की कमजोरी। उपचारात्मक आसन में हलासन हो जाएगा और पश्मेतानोसन हो जाएगा। फिर उसके बाद में आता है हमारे पास स्केलियोसिस, जिसे हम कहते हैं रीढ़ वक्रता या पार्श्व कुब्जता। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें मेरुदंड सीधा न होकर एक तरफ बाएं या तो बाएं या दाएं झुक जाना, यह स्केलियोसिस होता है। इसमें छाती और पीठ के नीचे का हिस्सा प्रभावित होता है और यह अंग्रेजी के अक्सर एस या सी आकार की हो जाती है। कौन, रीढ़ की हड्डी, किसमें, इसके स्केलियोसिस में। शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो आमतौर पर बचपन या किशोरावस्था में होती है। शारीरिक विकास रुक जाता है। प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो थोरेसिक व लंबर क्षेत्र प्रभावित होता है। कुल्ले, कंधे व कुल्लों का एक तरफ झुकाव हो जाता है। विकृति टेनिस और भाला फेंक के एथलीटों में पाई जाती है। कौन सी, स्केलियोसिस। स्केलियोसिस की विकृति किस में पाई जाती है, एक तो हमारे पास टेनिस और भाला फेंक एथलीटों में सर्वाधिक पाई जाती है। अब इसके मापन व निदान की बात करते हैं तो स्केलियोग्राफ से इस विकृति को मापा जाता है और निदान तब किया जाता है जब एक्सरे में कम से कम 10 डिग्री का पार्श्व वक्र हो। तो स्केलियोसिस में कितना वक्र, एक्सरे में कितना डिग्री का वक्र आना चाहिए, पार्श्व 10 डिग्री का पार्श्व वक्र आना चाहिए। अब स्केलियोसिस में के लिए उपचारात्मक आसन होता है, एक तो तैराकी होती है, ताड़ासन हो जाएगा, पुल अप्स हो जाएंगे। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर में क्या होता है कि गोल कंधे, यानी कि लक्षण हो जाएगा दोनों कंधों का सीने की तरफ आगे की ओर झुक जाना। मुख्य कारण हो जाएगा तंग वस्त्र पहनना, श्रम आदत होना, विशिष्ट व्यवसाय के कारण लगातार आगे झुकना। अब एक और वक्रता आती है जिसे हम कहते हैं फ्लैट बैक। फ्लैट बैक में क्या होता है कि इसमें निचली रीढ़ लंबर क्षेत्र कुछ सामान्य वक्रता खो देती है, सिद्धि हो जाती है। इस प्रकार को सिजिटल इम्बैलेंस यानी कि सिजिटल असंतुलन कहते हैं। अब पैरों की विकृतियाँ देखते हैं। तो पैरों की विकृतियों में एक तो आता है फ्लैट फुट हो जाएगा, और फ्लैट फुट में क्या होता है कि पैर का औसत दर्जे यानी कि अनुदैर्ध्य आर्क के नुकसान से पैर का पूरा तलवा फर्श को छूने लगता होता है, तो वो होता है फ्लैट फुट, जिसे हम कहते हैं पीस प्लेन व पेलन आर्क भी अपन कहते हैं। इसका कारण होता है, कारण व मापन में देखते हैं तो वंशानुगत यानी कि जेनेटिक्स हो सकता है, शैशवावस्था व बाल्यावस्था में मोटापा, गलत आसन संबंधी आदत व कमजोर पेशी की वजह से फ्लैट फुट रोग हो जाता है। इसका मापन किस प्रकार से किसके में किया जाता है, तो पेडोग्राफ से और प्लेन फिल्म रेडियोग्राफी द्वारा फ्लैट फुट का मापन किया जाता है। अब दूसरा आता है नोकनीज। नोकनीज को अपन कहते हैं जेनु वेलगम, जेनु वोल्गम कहते हैं नोकनीज को। अब इसके लक्षण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि नोकनीज में क्या होता है कि खड़े होने पर घुटने अंदर की ओर छूते हैं या टकराते हैं, और टकने हैं ना वो एक दूसरे से अलग या दूर हो जाते हैं, यानी कि घुटने एक दूसरे को धकेलते हुए प्रतीत होते हैं, किसमें, नोकनीज में। इसमें मानक दूरी कितनी होनी चाहिए, तो जब कोई घुटनों को एक साथ खड़ा कर रख कर खड़ा होता है तो टखनों के बीच 8 डिग्री सेंटीग्रेड 8 सेंटीमीटर यानी कि 3.1 इंच या उससे अधिक का अंतर होता है। इसका प्रभाव क्या होता है कि इसका प्रभाव सीधा सपाट पद यानी कि फ्लैट फुट से है।
व्यक्ति चलने, दौड़ने और अधिक देर तक खड़े रहने में परेशानी होती है। किसमें? नोक-झीज में। मुख्य कारण क्या हो जाएगा? कमज़ोर हड्डियाँ हो जाएंगी, विटामिन डी की कमी, मोटापा, रिकेट्स रोग हो जाएंगे। अब इसमें एक बात याद रखना कि 2 वर्ष के बच्चों में क्या होता है कि यह स्थिति सामान्य देखी जा सकती है, लेकिन यह स्थिति है ना वो 5 से 6 वर्ष तक अपने आप ही ठीक हो जाती है। फिर उसके बाद में आते हैं ब्लोलेक्स। ब्लोलेक्स जिसे हम कहते हैं जेनुवेरम या धनुषपात। अब इसमें क्या होता है कि एक या दोनों पैरों के घुटने बाहर की ओर मुड़े हुए होते हैं, यानी कि घुटनों के बीच सामान्य से अधिक जगह बन जाती है। जब पैर और टखने आपस में मिलाकर खड़े होते हैं तो घुटने अलग अलग होते रहते हैं और पैर धनुष की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है। अब इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण होता है पोषण की कमी, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाएगी, मोटापा और गलत पोस्चर हो जाएगा। अब इसमें एक रोग होता है बाउंड डिजीज या टीबिया वेरा। यह एक विकार है, डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, जिसमें बच्चे की पिंडली की हड्डी का विकास प्लेट यानी कि ग्रोथ प्लेट समस्या के कारण होता है। अब शिशु की स्थिति देखते हैं तो शिशुओं व छोटे बच्चों में धनुषाकार पैर आम बात है। आमतौर पर 18 महीने की आयु तक यह स्थिति पुनः ठीक हो जाती है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो अपने को याद रखनी है। एक बात याद रखनी है, क्यू कोण। क्यू कोण होता है क्या? जिसे हम क्वाड्रिसेप्स कोण भी कहते हैं। क्वाड्रिसेप्स मांसपेशियों में और पटेला टेंडन के बीच बनने वाले कोण के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका वर्णन पहली बार 1964 में बेथ स्टोम द्वारा किया गया। इसमें कोण है ना वो 10 से 11 डिग्री तक घुमाव नजर आता है। रिजिड स्पाइन की अगर हम बात करते हैं तो यह रीढ़ की हड्डी में लचकता व घुमाव का कारण कम हो जाता है। पिजन चेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो पिजन चेस्ट में क्या हो जाएगा? स्टर्नम या हड्डी का बाहर की तरफ निकलना। फिर आ जाएगा पिजन टो। पिजन टो क्या होता है कि दोनों पंजों या पैरों का मुख आगे ही एक दूसरे की तरफ अंदर की ओर होता है, वो होता है पिजन टो। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में अपने आसन और आसन विकृतियों के बारे में जाना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।